हेलो एवरीवन, आप सभी को रत्नाकर सिंह का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस किया था हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, और हाइट एंड डिस्टेंस में हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। पहले वीडियोज में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और सेकेंड वीडियोज में हम बेसिक क्वेश्चन किए थे। इस वीडियोज में हम मॉडरेट लेवल करेंगे। मॉडरेट मीन सर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे भी, अगर जहाँ से देखा जाए इस कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में आएंगे भी। और ये जो कॉन्सेप्ट बनाने चल रहा है हम लोग, उसके बेस पे आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में एक्चुअली में क्वेश्चन आ चुके हैं। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज वाली ये जो वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं उतने कॉन्सेप्ट हैं। अगर इतने कॉन्सेप्ट आप पढ़ ले गए, और सारे कॉन्सेप्ट रिलेट करता है आपके टेक्नोमेट्री रेशियो से। अगर टेक्नोमेट्री रेशियो कंप्लीटली तैयार है, या फिर ट्रायंगल की थोड़ी बहुत समझ है, या फिर वर्ड की थोड़ी बहुत समझ है, तो आप क्वेश्चन को बना लेके चले जाएंगे। अगर नहीं है तो आप देखिए, इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना लेक्चर, और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने आता है? आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, क्या है इसका नाम? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्म अ पॉइंट O on the ground. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree and that of the top of the flagstaff on the top of the towers is 60 degree. If the length of the flagstaff is 5 meters, find the height of the tower. Form a point O on the ground. ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट O है, ठीक है। ग्राउंड पे कोई पॉइंट O है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, ये इसका नाम हमने लिख लिया O, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज द 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। देखो, एक टावर है, ठीक है। टावर के ऊपर एक फ्लैग लगा है। क्या लगा है? फ्लैग। यहां से अगर टॉप ऑफ टावर देखते हैं तो टॉप ऑफ टावर से जो इसका एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है कितने डिग्री? 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री बन रहा है ना। और फ्लैग स्टॉप, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप की अगर देखा जाए तो कितना है? ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, ये अपना हो गया 60 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर, इसकी लेंथ जो है फ्लैग की वो कितना है सर जी? 5 मीटर दी गई है आपको, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टोटल हाइट ऑफ द टावर आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है। तो हाइट ऑफ द टावर हम लेट कर लेते हैं बाबू, क्या है? h। कितना है? h। अब ध्यान से देखिएगा, आपके सामने एक डायग्राम बन गया। इस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं थ्रू द टेक्नोमेट्रिक रेशियो के। आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें इसको हम नाम देते हैं A, B, C और D। ए बी क्या है अपना? ए बी एक फ्लैग स्टाफ है, BC एक टावर है, O तो अपने पास दिया ही गया था, इसको हटाते हैं, है ना। अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं अपना आंसर क्या आएगा। तो चलो, सबसे पहले हम ट्रायंगल बात करेंगे। इन ए ट्रायंगल BCO, किसमें? BCO। BCO में जब बात करेंगे तो हम इसमें लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस को हम क्या लेट कर लें सर? बेस को हम लेट कर लेते हैं x, अपने पास है। क्या है? x है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हम tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें सर जी, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर अपने पास h है, बेस अपने पास x हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू अपने पास है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री रखते हैं, है ना। इज इक्वल टू h अपॉन x। h की वैल्यू कितना है? कुछ नहीं, x की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू निकाल के हम h की वैल्यू पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या आती है सर? ये tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, बिल्कुल सही। इज इक्वल टू h अपॉन x। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? h√3 आ जाएगी। क्या आएगी? h√3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सर जी। अब ध्यान से देखना, अब हम इन ट्रायंगल बात करते हैं सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में। सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है उसको आराम से देखिए सबसे पहले, ठीक है। इन ट्रायंगल क्या करते हैं? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? AOC।
जब इन ट्रेंगल AOC में बात करेंगे तो इसमें भी हम लगाएंगे सर जी tan 60 डिग्री लगाएंगे आपकी बात। अच्छा, tan 60 डिग्री जब लगाएंगे तो 60 डिग्री रिस्पेक्ट में देखना ध्यान से, ये तो पूरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा पूरा बेस। तो परपेंडिकुलर टोटल की अगर बात करें तो टोटल परपेंडिकुलर आएगा अपने पास सर जी 5 + h। क्या आएगा? 5 + h। तो रख देते हैं वैल्यू 5 + h की वैल्यू आ गई आपके पास। अपॉन में क्या आया? अपॉन में आया आपका बेस, और बेस की वैल्यू है x। tan 60 डिग्री की वैल्यू होते हैं बाबू √3, और x की वैल्यू ये हो गया इज इक्वल टू ये क्या आ गया अपने पास 5 + h। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस x की वैल्यू वापस करते हैं। x की वैल्यू आपके पास क्या आई है ध्यान से देखना, जो इस x की वैल्यू आई है वो क्या आई है? x की वैल्यू सर जी आई है आपके पास h√3, तो वैल्यू रख देते हैं। तो यहां पे लिखना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन above एक्सप्रेशन। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत अगर हुई हो तो अपने आपको एक बार फिर से चार्ज करो और देखो पीछे जाके कहां पे आपको दिक्कत हुई है ना। चलो, √3x = 5 + h हो गया। √3x की वैल्यू फाइंड करते हैं। √x की वैल्यू जो आपके पास है h√3 है, तो रख दो वैल्यू। यहाँ पे आएगा √3 पहले वाला, और x की जो वैल्यू है आपके पास h√3 आई है, आया ना, = 5 + h हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे? अब √3 से √3 मल्टीप्लाई है, सर जी अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया? √3h हो जाएगा एक्चुअल में। √3 मल्टीप्लाई होकर ये 3 बन जाएगा, और यहाँ पे बचा है h, और ये क्या बचा? 5 + h। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बना बाबू? ये हो जाएगा 2h, और 2h = 5, और h = क्या आ जाएगा मेरे पास? 2.5। क्या आ गया? 2.5। तो आपके पास जो h की वैल्यू आई वो 2.5 आई, तो हाइट की टावर कितना है? 2.5 मीटर आई। कितना है? 2.5 मीटर। एक बार फिर से देख लीजिए ऊपर से, एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ क्या एक्चुअल में हुआ है। आपके सामने क्या था? BC कोई टावर था, इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टॉप लगा था। फ्लैग स्टॉप के टॉप से जो एंगल बन रहा था किसी पॉइंट से वो 60 डिग्री बन रहा था, और ये टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था। तो आपको फाइंड करना था हाइट ऑफ द टावर। तो हमने हाइट ऑफ टावर tan थीटा को छोटे वाले ट्रायंगल में लगाया, tan थीटा को बड़े वाले ट्रायंगल में लगाया। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और जब वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई? 2.5। यहां तक क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। तो ठीक, अगर क्लियर हो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पढ़िएगा, इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। 2 pillars of equal height stand on the either side of a road which is 100 meter wide at a point on the road between the pillars and the angle of elevation of the tops of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find the height of each pillar and the position of the point on the road. सर जी बिल्कुल नहीं समझ में आया, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान से देखना। ध्यान से ऐसे देखना है कि दोबारा फिर समझाने की जरूरत ना पड़े। देखो ये अपने पास क्या है? अपने पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है, क्या है? एक रास्ता, रास्ते के इस तरफ एक पिलर है, क्या है? एक तरफ ये पिलर है, जी बिल्कुल सही है, और दूसरा इस तरफ पिलर है, ठीक है, दूसरा इस तरफ पिलर है। अब इस पिलर को हम थोड़ा कलरफुल करते हैं। कलरफुल करने का मीन्स जरा देखना ध्यान से, कलर कैसे करते हैं, किस कलर से कर दें? चलो इसी से कर दें। ये अपने पास हुआ एक पिलर, ये हुआ अपने पास दो पिलर, ठीक है। एक पिलर, ये अपने पास हुआ 2 पिलर, एक पिलर ये है, एक पिलर ये है। अब इसके बीच में, सड़क के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है, क्या है? कोई ऐसा पॉइंट है जिससे दोनों के वर्टिसेस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। वो क्या बन रहा है? दोनों की हाइट अगर इक्वल बोले हैं तो क्या है? आइदर ऑफ साइड ऑफ 100 मीटर। चलो ठीक है, ये दोनों की हाइट अगर h लेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों हाइट क्या बोले हैं? इक्वल बोले हैं। और जो सड़क की जो टोटल चौड़ाई है वो कितना है सर जी? 100 मीटर। 100 मीटर की है, देखो 100 मीटर चौड़ा सड़क ही है। सोचो इतना अपने गांव में होता है क्या? अपने गांव में, अपने शहर में 100 मीटर चौड़ा सड़क। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 60 डिग्री, एक 30 डिग्री। एक तो है आपके पास 60 डिग्री, कितना है मेरे भाई?
60 डिग्री तो 60 डिग्री लिखते हैं, और दूसरा है अपने पास 30 डिग्री तो 30 डिग्री लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा फिनोमिनन समझ में आ गया होगा। अच्छा सर, सड़क को कलर करना है, बिल्कुल कलर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं कलर, है ना। चलो कर दें कलर। इसको भी लॉक करना पड़ेगा, फिर होगा कलर। चलो ये कंप्लीटली अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ग्रे कलर वाला सड़क है, किनारे किनारे दो पिलर लगे हैं, दो पिलर जो लगे हैं वो उसके वर्टेक्स से इसके सेंटर पे, उसके बीच में कोई पॉइंट ऐसा है जहां से एक पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, दूसरे पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, और उन दोनों पिलर के बीच की जो लेंथ होगी वो जो पिलर के बीच की डिस्टेंस होगी वो 100 मीटर, क्योंकि दोनों पिलर सड़क के आजू बाजू खड़े हुए हैं। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है तो जी, फाइंड क्या करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर्स, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर्स, ये फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड। और इस पॉइंट की पोजीशन भी फाइंड करनी है, जो पॉइंट आपके सामने दिख रहा है इसका पोजीशन कहां पे है, ठीक है। अब चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इतना x मान लें तो ये कितना हो जाएगा सर जी, 100 माइनस x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टोटल चौड़ाई कितनी थी सर जी, टोटल जो ब्रिथ थी इसकी 100 मीटर थी, तो इतना अगर x लेकर लिए तो x में से माइनस 100 में से माइनस जो बचा वही तो बचा। अगर ये x हुआ तो 100 माइनस x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस ट्रेंगल का नामकरण करते हैं, ये ट्रेंगल हुआ ए बी और ये पॉइंट O लेते हैं, ठीक है। ये C और D दो पिलर हो गए। अब ध्यान से देखना, क्या देखना है कि इन ट्रिएंगल AOB में क्या लगाते हैं सर जी, tan थीटा। क्या लगाते हैं, tan थीटा। और जब tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में परपेंडिकुलर सर जी h है और बेस क्या है 100 माइनस x, और इसमें एंगल की भी वैल्यू दी है तो हम एंगल भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और जब एंगल लिखेंगे तो एंगल अपने पास क्या है सर जी, 60 डिग्री। क्या है, 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है सर जी, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, आपके पास पता होना चाहिए कि √3 होती है। और जब h की वैल्यू कोई पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, 100 माइनस x, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ पीड़ा कुछ नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा सर, अब इन ट्रेंगल में बात करते हैं, कौन से वाले ट्रेंगल में, अब ट्रेंगल बात करते हैं हम सर जी COD में। इन ट्रेंगल COD, जब ट्रेंगल COD में बात करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा tan थीटा सर, tan थीटा क्यों लगाया, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑफ बेस दिया गया इसीलिए मैंने tan थीटा लगाया। तो h अपॉन आपकी बेस क्या है x, 30 डिग्री है तो 1/√3 हो जाएगा, तो 1/√3 मीन सर जी h अपॉन x। तो यहाँ पे जो आपकी x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई मेरे भाई, x की जो वैल्यू आई वो आई h√3। क्या आई, h√3, ठीक है। x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, h√3। अब इस h√3 को हम किस में रखते हैं, इसमें रख दो, या फिर इसमें x की वैल्यू h√3 इसमें रख दो, आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चले। चलो इसमें रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एबव एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो रख दो, यहां पे √3 हो जाएगा, बिल्कुल सही सर जी, इज इक्वल टू h अपॉन में 100 और माइनस x की वैल्यू क्या है सर जी, h√3 है। क्या है, h√3। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100√3, और ये वैल्यू आ जाएगी सर जी आपके पास h इंटू 3, मतलब 3h इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास h। कोई दुख तकलीफ नहीं।
अब क्या आ जाएगा, ये सर उधर जाके मल्टी ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा सर जी 100√3। 100√3 इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास 4h। क्या बन गया 4h। तो h की जो वैल्यू आई आपके पास सर जी 100√3 अपॉन में आई 4। कितना आई 4 आई। और अब जब ये 4 आ गई है तो हम एक काम करते हैं, इसको हम डिवाइड कर डालते हैं। तो 4 1 4, 4 25 100। तो h की वैल्यू क्या आ गई सर जी 25√3 आ गई। अगर आप इसको और थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो कि जो h की वैल्यू है, जो h की वैल्यू है इसको हम ले सकते हैं सर जी 25 इंटू 1.732। ठीक है, ये आ गई आपके पास h की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हो मीटर में। अब लेकिन सर जी हमें x की वो भी फाइंड करना था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी आपको पता है। अगर h की वैल्यू 25√3 आई है, अगर h की वैल्यू 25√3 आई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर जी, इसमें हम वैल्यू वापस कर देंगे। जब वैल्यू वापस आएगी तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू, जब h की वैल्यू 25√3 आई है और √3 पहले से था तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सर जी, क्या आ जाएगा 75। तो x की वैल्यू क्या हो गई 75। तो जो पिलर, जो पॉइंट का पोजीशन है, जो पॉइंट का पोजीशन है वो पहले वाले पिलर से जिससे 30 डिग्री वो 75 मीटर है। कितना है 75 मीटर दूरी पे। और बाकी जितना बचा 25 वो कहाँ पे है सर जी, इस वाले पिलर से। तो 75 मीटर और 25 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, वो पॉइंट है जहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है और 30 डिग्री बन रहा है। बाकी जो हाइट आई पिलर्स की वो कौन सी आई, वो जो हाइट आई पिलर्स की वो आई सर आपके पास 25√3 या फिर 25 इंटू 1.732। तो 25 इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आपके सामने मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए जरा क्या लिखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√2 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, सबसे पहले एक एरोप्लेन बनाते हैं। ठीक है, ये एरोप्लेन कुछ इस टाइप का होगा। किस टाइप का, ये एरोप्लेन है आपका, ठीक है ना। ये पे जब यहाँ पे था, जब ये यहाँ पे था तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था मेरे भाई, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था अर्थ से 60 डिग्री। कितना था 60 डिग्री। लेकिन जब ये एरोप्लेन थोड़ा कहाँ गया, थोड़ा आगे गया, कहाँ गया, सपोज दैट यहाँ पे चला गया जब एरोप्लेन, यही एरोप्लेन कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे जब आया तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आया वो चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। वो एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया मेरे भाई, उसी पॉइंट से, उसी पॉइंट से हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। और क्या बोला है कि द हाइट ऑफ द एरोप्लेन कितनी है, हाइट ऑफ द प्लेन कितनी है मेरे भाई, हाइट ऑफ द प्लेन है आपके पास 1500√3, 1500√3 मीटर। तो अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी वही हाइट होगी कि नहीं होगी, अरे हाँ या ना जी, बिल्कुल सर जी वही होगी। और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना दिया गया है सर, यहाँ से यहाँ तक टाइम दिया गया है 15 सेकेंड। कितना दिया गया है 15 सेकेंड। एक्चुअल में डिस्टेंस नहीं है, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा कैलकुलेट यहाँ पे टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में क्या करना है, आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर जी, सब मीटर में है, मीटर में दिया गया। सबसे पहले हम स्पीड किस में कैलकुलेट करेंगे, हमारा मोटिव रहेगा कि हम स्पीड मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर दें। कितने सेकंड में सर जी, मीटर पर सेकंड में। और जब मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर लेने के बाद हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब हम इस इक्वेशन, इस डायग्राम में चलते हैं और डायग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले ये टाइम दिया गया है। तो टाइम दिया गया है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करेगा बाबू यहाँ के डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जब तक डिस्टेंस नहीं आएगा तब तक हम स्पीड नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये आपका 15 सेकंड है, कितना सेकंड 15 सेकंड। 15 सेकंड में वो कितने डिस्टेंस चला, अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो उस केस में आप स्पीड को अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। एरोप्लेन जो था अपना वो सुंदर सुंदर कर लें। किस कलर का एरोप्लेन होता है, वाइट, वाइट कर लेते हैं, है ना। चलो ये हो गया अपने पास एरोप्लेन जो आया वो आया वाइट कलर का। ठीक है, ये वाइट कलर का एरोप्लेन है। अब ये
बड़ा वाला एंगल कितना था 60 डिग्री, ये वाला एंगल था 30 डिग्री। एक बारी हम इसको एक काम करते हैं, हाइट दी गई है इतने के नीचे वाले को बेस को हम मानते हैं एक्स। क्या मानते हैं? एक्स। पेन कैसे चेंज करेंगे? पेन कैसे चेंज करेंगे? ऐसे चेंज करेंगे, ऐसे। इतने को मान लो आप एक्स, क्या मान लो? एक्स। और इतने को क्या मान लो आप? वाई। क्या मान लो? वाई। ठीक है, इतने को आप लेट कर लो एक्स, इतने को लेट कर लो वाई। तो उस केस में ध्यान से देखना, उस केस में हम ये करेंगे सर जी, सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल का नाम रख लो ए बी सी डी और ई। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी जब बात करेंगे तो इसमें हम लगाएंगे सर जी tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आती है सर जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है जी? परपेंडिकुलर अपने पास है सर जी 1500√3, 1500√3। और वो क्या है अपने पास? क्या आया? मीटर में है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बेस क्या है अपने पास सर जी? बेस है x प्लस वाई। क्या है? x प्लस वाई। टोटल एंगल था कितना सर जी? टोटल एंगल तो था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, है ना। तो √3 जो इक्वल टू 1500√3 अपॉन x प्लस वाई। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आई आपके पास वो कितना है सर जी? 1500 आई। कितना आई? 1500 आई। मीन सर जी ये जो टोटल डिस्टेंस आई आपकी वो कितना है सर जी? 1500 आई। कितना आई? 1500 आपकी टोटल डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? टोटल जो डिस्टेंस आई वो 1500 है। 1500 को में से इतना चलने के लिए उतना उसके पास 15 सेकंड है, तो उसके पहले हमें इतना डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा सर जी? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल में। किस वाले ट्रायंगल में? इस वाले ट्रायंगल में। अब आप हमें ये बताओ क्या बताना है। चलो सर जी, अगर ये 1500 दिया गया है, जब ये 1500 दिया गया है तो जब टोटल 1500 है, टोटल 1500 है, 15 में 100 में से वाई चला गया, अगर इतना वाई है तो इतना क्या बचा सर जी? जो हम एक्स है, ध्यान से देखो, ये एक्स प्लस वाई को ध्यान से देखना, ध्यान से। एक्स प्लस वाई क्या लिखा गया सर जी? 1500 लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, किसकी सर जी? x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1500 माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हाँ या ना? या फिर अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें, y की वैल्यू हो जाएगा सर जी 1500 माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? तो छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में करते हैं फिर से सॉल्व। इन ट्रायंगल कौन सा है? CDE, CDE। सर जी tan जो 30 डिग्री की वैल्यू आएगी, tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितना आई सर जी? tan 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास, एक सेकेंड, क्या कर दिया? क्या हो गया? ये गड़बड़ हो गया, बिल्कुल गड़बड़ हो गया। देखो ध्यान से क्या करना है। यहाँ से आपको यहाँ पे ये वाला एंगल की बात कर रहे थे, ABC में ये थीटा की जगह हमने 60 नहीं 30 रखना था। क्या रखना था? 30 रखना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कितना आती है मेरे भाई? वो आती है आपके पास √3, 1/√3, है ना। थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास? 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आता 1/√3, ये √3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाता, तो क्या बनता सर जी? x प्लस वाई की जो वैल्यू आती है वो आपके पास आती 4500 आती। कितना आई? 4500। ठीक है, नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे भाई हम इस ट्रायंगल की बात करें, जरा ध्यान से देखना फिर से डायग्राम को। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ, ये वाला। इस वाले ट्रायंगल की एंगल देखो सर जी, ये तो एंगल तो 30 डिग्री था, 60 डिग्री तो बड़ा वाला था। तो बड़े वाले मतलब हम इस केस में बड़े वाले ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे, मतलब बड़े वाले एंगल की बात नहीं कर रहे, छोटे वाले ट्रायंगल। इस केस में 1500√3 अपॉन ये x प्लस वाई, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू के इक्वल है ना। चलो अब यहाँ से देखो, जहाँ जहाँ करेक्शन करना है वहाँ कर लेते हैं। ये आएगा अपने पास 4500, तो यहाँ पे लिख दो 4500। क्या लिख दो? 4500। तो ये हो जाएगा 4500 और 4500 ये हो जाएगा, ये भी 4500 हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो अभी सही है ना। चलो अब क्या करते हैं, अब tan 30 की वैल्यू क्या आएगी सर जी? tan 30 जगह आपके क्या हम लिख देंगे? tan 60 डिग्री रख देंगे। क्या लिख देंगे? tan 60 डिग्री। तो लिख दो tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू जो इक्वल टू क्या हो जाएगी सर जी? परपेंडिकुलर वही है 1500√3 और अपॉन क्या हो जाएगा? बेस की वैल्यू अपने पास क्या है सर जी? x है।
एक्स हमने क्यों लिया, क्योंकि हम इस नन्हे मुन्ने प्यारे छोटे वाले ट्रिंगल में बात कर रहे हैं। कौन से? इस वाले ट्रिंगल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना ये वाला ट्रिंगल कैसे है। ये वाला ट्रिंगल आपको मैं कलर दूसरा चेंज कर देता हूँ। ये वाला ट्रिंगल जो है वो इस छोटे वाले ट्रिंगल की बात कर रहे हैं, और इस छोटे वाले ट्रिंगल में जो टोटल एंगल है वो कितना है मेरे भाई 60 डिग्री, और बड़ा वाला ट्रिंगल में 30 डिग्री था, इसलिए हमने 60 डिग्री पे बात की। और जब 60 डिग्री पे बात करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, तो जानते देखना tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है बाबू √3 होती है। क्या होती है? √3 होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, मेरे बाबू ध्यान से देखना, √3 अपॉन x, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आई वो कितना है मेरे भाई 1500 आई। कितना आई? 1500। तो यहाँ पे जो जब x की वैल्यू 1500 आ गई, मीन्स अब आप अगर डायग्राम में जाएंगे तो ये अगर डिस्टेंस 1500 आ गई, कितना आ गई मेरे भाई 1500 आ गई, तो बाकी बचा कितना? बाकी बचा सर जी 3000, हाँ या ना। तो अगर ये 1500 मीटर है, ये 3000 मीटर है, तो इतना 3000 मीटर चलने के लिए इतना किसने लिया? अब वो 15 सेकंड लिया, हाँ या ना। 3000 मीटर चलने के लिए इन्होंने 15 सेकंड लिया। तो अब अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बाबू, ये जो y की वैल्यू आई है, क्या ये जो y की वैल्यू, यहाँ पे लिखना कि एरोप्लेन कवर्स y डिस्टेंस इन 15 सेकेंड, so the speed of aeroplane is equal to, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लिया हमने, हाँ या ना। बिल्कुल। अब डिस्टेंस कितना निकाला है सर जी? यहाँ पे आपने y की जो वैल्यू x की जो वैल्यू 1500 आई है, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे सर 45 माइनस 1500, क्या आएगा अपने पास? 3000, है ना। कितना आएगा? 3000। 4500 माइनस 1500 इज इक्वल टू 3000। अब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा अपने पास? ध्यान से देखना, डिस्टेंस कितना है सर जी? 3000। लिख लो आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना सर? 15 सेकंड। 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, मतलब कितना आया बाबू? 200। कितना आया? 200 मीटर पर सेकंड। कितना आया? 200 मीटर पर सेकंड आया। ये आपकी क्या आई? वैल्यू आई। लेकिन अब हमें मीटर पर सेकंड में वैल्यू थोड़ी कैलकुलेट करना है, हमें तो किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है। तो मीटर पर सेकंड से ध्यान से देखना एक बार, मीटर पर सेकंड से आपको अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो मैं एक लॉजिक बताता हूँ कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आपको एक लॉजिक आना चाहिए बाबू की मल्टीप्लाई कर दो किससे? 15/18 से, सॉरी 18/15 से, 18/5 से। कितने? 18/5 से, 18/5 से। उस केस में आपका क्या हो जाएगा? उस केस में आपका जो मीटर पर सेकंड है वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। कर दो भाई। तो करेंगे तो 200 को अगर कन्वर्ट कर लें हम 18/5 में, किसमें? 18/5 में, तो कितना आएगा? 5 1 5, 5 4 20, और कितना आया? 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी आएगी नेट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो को फिर से धीरे धीरे देखिएगा। मैंने धीरे धीरे पूरा सम करा के समझाया है ना, एक एक चीज़ समझाइए, क्यों हुआ है, एक एक लाइन कैसे हुआ है, वो सब समझाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको स्पीड ऑफ एरोप्लेन निकालनी, तो हमने स्पीड ऑफ एरोप्लेन निकाली है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ द टावर from the top of the building at 60 meter high and are 30 degree and 60 degree respectively. Find the difference between the height of the building and the tower and also the distance between them. ये क्या बात हुई भाई? ये तो बहुत खतरनाक बात होगी। ये कौन सी खतरनाक बात होगी? ध्यान से देखना कैसी बात है। बात ऐसी है कि यहाँ पे एक क्या है? एक टावर है। क्या है? टावर है, ठीक है। क्या है? एक टावर है, और टावर कुछ इस तरीके से है कि दिखने में ऐसे कुछ लग रहा है ना, दिखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। और टावर का जो कलर है वो हम ले लेते हैं इस कलर का। ये टावर हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक अच्छा सा घर बना है,
सुंदर सुंदर सा घर बना है और घर कुछ इस टाइप से बना है। ठीक है, घर कुछ इस टाइप से बना है और घर का जो कलर है वो है, नीचे घास भरी है और घर का कलर है येलो येलो। कैसे है? येलो येलो। ठीक है, ये टावर है, ये घर है। टावर के वर्टिसेस से इसके वर्टिसेस से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ है और टावर के वर्टिसेस से इसके बेस से एंगल ऑफ एलिवेशन को दूसरा कुछ है। ठीक है, तो लिखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, लिखना है। अब यहाँ से एक एक चीज़ क्लियर करके चलना है कि अगर हम इसके यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरा कुछ है। ठीक है, अब इसके यहाँ से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरा कुछ है। बात समझ में आई? और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपको पता नहीं है कुछ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कुछ पता नहीं है, तो पता करनी है हमें क्या क्या, हमें पता करनी है 30 डिग्री बना रहा है। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, पहले एलिवेशन दिया है 30 डिग्री। कहाँ से? कहाँ से दिया है? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसमें देखना ध्यान से क्या है। ये इसके छत पर से इसके दिखा जाता है, मतलब इसके वर्टिसेस से, मतलब मकान पे कोई बंदा जाके यहाँ पे देख रहा है, मकान पे यहाँ पे कोई बंदा जाके देख रहा है, तो इसके वर्टिसेस से इसके एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यही तो होगा। और इसके ऊपर चढ़ के कोई बंदा देख रहा है मीनार, इस टावर के बेस को, उस केस में ये लेना है। मतलब अगर यहीं से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन समथिंग ये है, ठीक है, और तुम्हें ये फाइंड करना है अगर ये इसकी हाइट है, हाइट अगर ये हो जाए तो ठीक। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और इसका हाइट हम ले लेते हैं समथिंग ऐसे करके, ये इसका हाइट हुआ। अब बात क्लियर हो गई होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन, सर जी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे पहले वाला होगा मतलब 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन सर जी यहाँ पे दिया हुआ होगा 30 डिग्री, क्या दिया गया है 30 डिग्री, 30 डिग्री, और यहाँ पे दिया गया होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री तो आराम से ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और कुछ दिया गया है हाइट, द टावर फ्रॉम द बिल्डिंग टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, मतलब बिल्डिंग की हाइट जो है 60 मीटर दी गई है। कितनी मीटर? 60 मीटर। अब आपको सारा डायग्राम दिखा दूं मैं कितनी अच्छी तरीके से बना है ये देखो, ये आपके पास सारा समरी आ गया क्वेश्चन का, एक्चुअल में क्वेश्चन बोला क्या है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। आपको क्या फाइंड करना है कि आपको ये फाइंड करना है कि ये मकान से कितना बड़ा है, मतलब ये जो टावर है, टावर से और मकान के बीच का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आएगा, सपोज एट हम इसको अगर लेट कर लें बाबू, अगर ये 60 मीटर है, ध्यान से देखना, अगर ये 60 मीटर है तो इतना भी डिस्टेंस तो 60 मीटर आएगा, हाँ या ना। और जब इतना डिस्टेंस 60 मीटर आएगा तो अगर हम इसको एक्स लेट कर लें तो कोई गलत बात नहीं होगी। और जब इसको एक्स लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, तो ये एक्स जो आएगा वो टोटल हाइट देगा। कैसे सर? जो टोटल इसकी हाइट आएगी वो कितना आएगी, एक्स प्लस 60 आएगी कि नहीं आएगी, तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। अच्छा, इसके बीच की डिस्टेंस हम क्या मान लें सर जी, क्या मान लें, क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। चलो ठीक है, वाई मान लेते हैं इसके बीच की डिस्टेंस। अब एक एक काम करना, अगर ये वाई है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। इतना एक्स इतना वाई। तो हम देखो ध्यान से बात करते हैं, क्या ध्यान से देखना क्या हो जाएगा कि इन ट्रिएंगल नामकरण करते हैं कि इसका पॉइंट ए हो गया, इतना पॉइंट बी हो गया, इतना पॉइंट सी हो गया, इतना पॉइंट डी हो गया, इतना पॉइंट ई हो गया। ठीक है, अब एक एक करके एक एक ट्रिएंगल में बात करेंगे। कैसे कैसे बात करेंगे? इन ट्रिएंगल किसमें? सबसे पहले ऊपर वाले में ए डी बी,
बी, किसमें, ए डी बी में बात करते हैं। ए डी बी में क्या आएगा सर जी, tan लगाते हैं, tan 30 डिग्री, क्या निकालते हैं, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी सर जी tan 30 वैल्यू सबसे पहले रखते हैं 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन वाई हो जाएगा, और अगर हम y की बात करें तो ये जो y की वैल्यू आएगी वो √3x आएगी, कितना आएगी, √3x आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, इन ट्रेंगल, कौन से वाले ट्रेंगल में, ट्रेंगल में बात करते हैं हम सर जी, इस वाले ट्रेंगल में DEC में, DCE में, इन ट्रेंगल DCE, इन ट्रेंगल DCE में बात करते हैं जब, तो आपकी क्या हो जाएगी सर जी, tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगी, tan 60 डिग्री, और जब tan 60 डिग्री की बात करेंगे सर जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 60 और बेस अपने पास y ही है, हाँ या ना, कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और √3 जो इक्वल टू हो जाएगा y और 60, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा y जो इक्वल टू 60 अपॉन √3। y जो इक्वल टू 60 को हम लिख सकते हैं सर जी 20 इंटू √3 इंटू 3, अरे हाँ या ना, क्योंकि √3 इंटू √3 23 ज़ा 60। अब क्या करेंगे, √3 नीचे है ही, √3 नीचे है ही, और जब √3 नीचे है तो √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, और जब √3 नीचे है ही तो कैंसिल करने के बाद अपने पास क्या बचा सर जी, अपने पास बचा √3 y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 20√3 आ गई, मीन्स इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है सर जी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आ गई 20√3, है ना। तो यहाँ पे एक आंसर लिख ही देते हैं हम, ये जो इसके बीच का आंसर आया क्या आया कि डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड टावर, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड टावर इज इक्वल टू क्या आया सर जी y, और y की जो वैल्यू आई वो क्या आई अपने पास 20√3, या फिर हम इसको और लिख सकते हैं 20 इंटू 1.732 कैलकुलेट कर लेना, यह जाएगा आपका नेट आंसर, अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो। अब हम बात करते हैं x की, x निकालेंगे तभी तो वही डिफरेंस आएगा अपने पास। x क्या था सर, x निकालने की क्यों जरूरत हुई हमें, x निकालने की हमें ये जरूरत हुई कि ध्यान से देखो x निकालने पे हमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये भी पूछा है कि कितना ज़्यादा बड़ा है ये, इन दोनों के बीच की हाइट का डिफरेंस क्या है ये, क्योंकि यही तो x डिफरेंस बता रहा है मकान की हाइट का और इस टावर की हाइट का। तो हम इस टावर का हाइट निकालते हैं, क्या आएगा मतलब टावर कितना बड़ा है वो निकालते हैं, x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे आएगी आपको पता होगा, x की वैल्यू सर ऐसे आएगी कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा y के हेल्प से x की वैल्यू को। तो ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या है, ये अपने पास है ना, y की वैल्यू ये अपने पास है, तो इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे। लिखो y जो इक्वल टू क्या है बाबू, y जो इक्वल टू है √3x, तो x जो इक्वल टू क्या आ जाएगा, x जो इक्वल टू आएगा √3 अपॉन y, y की वैल्यू y है अपने पास 20√3, y की वैल्यू क्या है अपने पास 20√3, रख दो वैल्यू, तो x जो इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 अपॉन में 20√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, x जो इक्वल टू 1/20 आ गया, x जो इक्वल टू 1/20 आ गया। तो x की जो वैल्यू आई वो मेरे भाई आई कितना, इसको अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो ये आ जाएगा 0.5, और ये आएगा 0.05 मीटर, क्या आएगा 0.05 मीटर जो है वो क्या है, बड़ा है। तो अपना टावर किससे, अपना टावर बड़ा है बाबू मतलब हाउस से 0.05 मीटर बड़ा है, क्या टावर किससे, हाउस से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान है, सब कुछ आसान है, हलवा है पूरा। अगर सॉल्व करना चाहो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया है। कहीं पे अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। आप मेरा मोटिव क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो भाई आप एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाओगे, अगर आपने प्रैक्टिस किया है खूब सारी तो अगर आपने क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया है तो एग्जाम में कोई दिक्कत होगी नहीं, अगर दिक्कत नहीं होगी तो आपके फुल में आउट में फुल मार्क आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट at an angle of depression of 30 degree which is the approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed 6 minutes later. The angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the total time taken by the boat
टू रीच द शोर। अच्छा सर जी, ये तो बहुत खतरनाक वर्ड प्रॉब्लम मिल गया है ना। बिल्कुल, देखो शोर मतलब एक क्लिफ माउंटेन की देखो नदी होती है, क्या होती है, एक नदी। नदी सबसे पहले बनाते हैं, है ना। एक नदी अपने पास है कुछ इस टाइप की है। ये नदी है। अब इस नदी कौन कौन से कलर की होती है नदी? सर जी नदी जो होती है अपनी वो ब्लू ब्लू कलर की होती है ना। तो ब्लू कलर लेते हैं हम और सॉल्व करते हैं, इसमें ब्लू कलर भर। अरे ये ब्लू कलर की कोई नदी है, किनारे इसके एक क्लिफ बना है। क्लिफ मतलब एक पहाड़ बना है, पहाड़, ठीक है। तो पहाड़ को बनाते हैं, माउंटेन को बनाते हैं। यहाँ पे एक क्लिफ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई क्लिफ है। ये कोई क्लिफ है, ठीक है। क्लिफ पे कोई खड़ा है आदमी, कोई क्या है, खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। और आदमी खड़ा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये कोई आदमी खड़ा है क्लिफ पे। इफ और इधर से एक नाव आ रही, क्या आ रही है, इधर से एक नाव आ रही है। नाव जो है वो यहां से आ रही है, ठीक है। यहां से आ रही है एक नाव। नाव कुछ टाइम बाद यहां पे पहुंच गई। दूर से देख रहा था तो छोटी छोटी थी, आ गया तो पास इसको बड़ी बड़ी दिखने लगी। अच्छा, ज़्यादा बड़ी बन गई क्या? जब नाव यहाँ पे थी, यहाँ पे, और जब नाव यहाँ पे आई, तो जब यहाँ पे एंगल ऑफ, जब यहाँ पे था नाव, तो यहाँ पे एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा था, एंगल ऑफ क्या बन रहा था, डिप्रेशन। क्योंकि भाई डिप्रेशन ही बनेगा। कोई बंदा ऊपर खड़ा है और यहाँ से देखेगा तो डिप्रेशन ही बनेगा, सीधी बात। तो देखो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो यहाँ पे ऐसे बन रहा था, और जब यहाँ पे बन रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ पे ऐसे बन रहा था, ठीक है। अब ये हाइट जो है, यहाँ पे हाइट इसकी कुछ रही होगी, और जब हाइट रही होगी तो यहाँ पे एक डिस्टेंस भी चला होगा इसने, हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरा आपका हुआ पूरा फिनोमिनन जो ट्रेंगल बनेगा आपके पास। जब पास आया तो क्या बन जा रहा है, जब पास आया सर इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपके पास कितना डिग्री, वो बन रहा है आपके पास 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और जब दूर था इसका बन रहा था 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक आने में इसने जितना टाइम लिया वो था 6 मिनट। कितना था, 6 मिनट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इस नाव ने लिया 6 मिनट, और एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर 30 से 60 हो गया। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। मतलब अब जो बोट हो जाएगी शोर, मतलब इसके नीचे जो पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगेगा वो हमें फाइंड करना है। शोर मतलब ये पूरा, ये जो पहाड़ है क्लिफ, ये जो पहाड़ है पूरा इधर लगा है, ठीक है। यहाँ पे आदमी खड़ा है, यहाँ पे पहुँचने के लिए नाव जो है वो कितना टाइम लेगी, हमें एक पूरा कैलकुलेट करना है। और हमें और कुछ दिया गया है, इसको देख लो कि ए मैन ऑफ द क्लिफ आउट 30 मीटर, ठीक ठीक, सब कुछ अप्रोचिंग, हाँ सब कुछ सही है, और कुछ नहीं दिया गया है। इतना डाटा अपने पास गिवन था। अब हम कैलकुलेट करते हैं पूरा डायग्राम को। अब हमें फाइंड करना है इतनी वैल्यू, इतनी वैल्यू जिसको फाइंड करनी है इसको हम क्या लेट कर लेते हैं बाबू, एक्स लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, एक्स, क्योंकि कितना टाइम लगेगा वो हम निकाल लें। एक काम करना, अगर आप ना थोड़ा सा दिमागदार होंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा, तो यहाँ पे ना तो इसका कॉन्सेप्ट लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का। अगर मैं होता इस केस पे तो मैं क्या करता, मैं उसको बता रहा हूँ। बाकी तुम लोग किस केस पे हो उसको मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसमें क्या लगा लूँगा, सिमिलरिटी का रूल। किसका, सिमिलरिटी का रूल। बाबू ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, और हमें पता है कि 30 डिग्री पे जो, ध्यान से देखो, अभी एक केस बताते हैं, देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो। आज के बाद समझने के बाद ये केस हमेशा हर क्वेश्चन में लगाना आप ढूंढोगे, इतना गारंटी है मेरी। ये अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये आपके पास 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री में इसका हाइट h है और बेस कितना है बाबू, x है। इसका हाइट जो है h डैश है और ये क्या है, x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। h हाइट दोनों का सेम लेते हैं, हाइट दोनों क्या लेते हैं, सेम लेते हैं,
हाइट दोनों का सेम, इसको हम एक्स डैश ले लेते हैं क्योंकि भाई हाइट दोनों का सेम ले लेते हैं, एंगल भी अलग अलग लेते हैं और इनका बेस भी सेम अलग अलग लेते हैं। जब tan 60 डिग्री का आएगा तो हमें पता है कि बाबू आएगा √3, क्या आएगा √3 और परपेंडिकुलर मतलब हाइट अपॉन बेस, तो h की जो वैल्यू आई, h की जो वैल्यू आई वो क्या आई सर जी, x डैश √3। इधर देख लो क्या आएगी, x डैश √3। इसमें क्या आएगा, इसमें अगर देखोगे तो आएगा बाबू h अपॉन x, लेकिन यहाँ पे √3 आएगा। तो अगर हम h की बात करेंगे तो जो h की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी x अपॉन √3, x अपॉन √3 किसकी, h की। अब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है क्योंकि हाइट हमने इक्वल कर लिया है। तो यहाँ पे देखना h इज इक्वल टू h के है, तो h का h कितना आया बाबू, x डैश √3 आया, क्या आया, x डैश √3, इसका आया x अपॉन √3। हमें निकालना है रेशियो, क्या निकालना है रेशियो, तो हम x डैश को इधर भेजते हैं, √3 को इधर भेजते हैं, x डैश को इधर भेजते हैं, √3 को इधर भेजते हैं। मीन्स अगर हम x अपॉन x डैश निकालना चाहें तो ये आएगा √3 इंटू √3। मीन्स सर जी x अपॉन x डैश की जो वैल्यू आएगी वो 3 अपॉन में 1 आ जाएगी। तो देखो हाई लेवल लग रहा होगा, इतना मुझे पता है ना, लेकिन इतना अगर सीख ले गए आप तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप सेकंड में कर पाओगे, मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगेगा कि आप आंसर करके आओगे। और एक्चुअल में ये क्वेश्चन अगर आप किसी के बच्चे में आ गया ना तो वो पक्का ना पक्का 30 मिनट लेके चला जाएगा, इसको डायग्राम समझने कैलकुलेट करने में पूरा पूरा आधा घंटा लग जाएगा अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है। तो अगर मेरे अप्रोच से सीखना चाहोगे तो सीख सकते हो, नहीं तो मैं वही पुराना वाला अप्रोच बता सकता हूँ थ्रू द टेक्नोमेट्री। तो अगर इसको सीख लोगे तो बात सही है भाई, तुम 40 बच्चों में सबसे अकेले बच्चे होगे जो जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये बेसिक वाला सीखो, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर लिखोगे नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ स्किल होनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअल में ये ऑब्जर्वेशन है जो कि आपकी क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, जबकि पढ़ाना चाहिए टीचर को, है ना, क्योंकि आपको सिर्फ 10th तक थोड़ी पढ़ना है, आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है। अगर बाई चांस अगर किसी बच्चों को जेई मेंस या एडवांस देना पड़ेगा तो जेई मेंस में हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आधे घंटे तो आपके पास रहेंगे नहीं, वहाँ पे तो फिर यही अप्रोच काम आएगा। मेरे ये क्वेश्चन बताने का यही मतलब है। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा आपको जब तक मैं इस सॉल्यूशन पे नहीं आता। नहीं तो अगर आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर रहे हैं, ये जब तक ना सॉल्व करो तब तक आप मत देखिए, ठीक है। चलो इसको देखो, यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपकी x डैश इज इक्वल टू 3:1 आ गया, है ना। तो x क्या था सर, x जो था वो अपना जो था वो 30 डिग्री के एंगल पे बेस था, 30 डिग्री के एंगल पे बेस था। मीन्स अगर हम बात करें, जरा ध्यान से देखना, इधर एक सेकंड रुकना, थोड़ा स्पेस ले लें, है ना। मैंने 2 ट्रायंगल बनाया था, है ना, 2 ट्रायंगल बनाया था जो उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। एक ट्रायंगल बनाया था सर जी 60 डिग्री का, और एक ट्रायंगल बनाया था सर जी हमने 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को हमने x माना था, इसको x डैश माना था, और इसको हाइट दोनों की सेम थी, है ना। इसी केस में बात कर रहा हूँ कि अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बीच के रेशियो क्या आएगा, इस ट्रायंगल के बीच का रेशियो क्या आएगा, तो ध्यान से देखना। x क्या है, x अगर 3 है, x क्या है अगर 3 है तो x डैश क्या आएगा, 1 आएगा। x डैश इज इक्वल टू, अगर x 3 है तो x डैश क्या आएगा, 4 आएगा। कब, सॉरी x डैश अगर x 3 है तो x डैश क्या आएगा अपने पास, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर हाइट सेम है, और इन दोनों में हमने प्रूफ करके दिखाया कि अगर आपका हाइट सेम है और दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री या 30 डिग्री है, तो उस केस में जो 30 डिग्री वाले का बेस होता है वो ज़्यादा होता है। कितना होता है, वो 3 होता है, 3 यूनिट होता है। 3 यूनिट अगर लेट कर लें तो फिर भी सही है। और ये क्या होता है सर, 1 यूनिट, मतलब 3 यूनिट के रिस्पेक्ट में ये होता है 1 यूनिट। अच्छा सर हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपके रेशियो में 3:1 आ गया तो ध्यान से देखना। अगर अब आप ये रख चुके हैं, ठीक है, मतलब अगर ये पढ़ लिए कि 30 डिग्री पे अगर हाइट सेम है तो बेस होता है 3 यूनिट, और 60 डिग्री पे होता है 1 यूनिट। अब यही ध्यान से देखिएगा, चलते हैं अपने डायग्राम वाले क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या है सर जी, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री वाले पे एकदम आराम से देखना, जल्दीबाजी नहीं। ये 30 डिग्री वाला है ना, तो 30 डिग्री वाले पे टोटल जो डिस्टेंस आएगी सर जी वो कितना आएगी, 3 यूनिट आएगी। और 60 डिग्री वाले पे सर जी टोटल डिस्टेंस कितना आएगी, 1 यूनिट आएगी। तो बची कितनी सर, इतना अगर 3 है तो इतना 1, तो इतना कितना बचा, 2 यूनिट बचा कि नहीं बचा, अरे हाँ या ना। इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखी है सर जी, 6 मिनट। कितना दे रखी है, 6 मिनट। तो अगर 2 यूनिट की डिस्टेंस आपको दे रखी है कितना, 6 मिनट, तो एक्चुअल में आपको कितने यूनिट की चाहिए, 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या सर, 1 यूनिट हमें ये बताएगा कि ये नाव इसके नीचे कब पहुंचेगी, मतलब इस
आदमी के मतलब पहाड़ के पास के पीछे कब पहुंचेगी। तो हमें वही फाइंड करना है। तो जब 2 यूनिट में 6 मिनट, तो हमें 1 यूनिट बाबू कितना मिनट लगेगा, 3 मिनट। कितना मिनट, 3 मिनट। तो अगर आपके पास ये अप्रोच रही तो आपने बिना कैलकुलेशन किए हुए आपने आंसर लेके आ दिया। अब यहाँ पे ना तो टेक्नोमेट्री का कोई यूज हुआ, ना तो कोई हाई लेवल क्वेश्चन लगे इसमें, ना तो कोई हाई लेवल का कॉन्सेप्ट लगा, बस क्या लगा आपको, सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अगर आपको ट्रायंगल का चैप्टर पता होगा तो आप अच्छे से इसको अप्लाई कर ले जाएंगे। मैंने क्या बोला कि टेक्नोमेट्री का इनोवेशन इसलिए हुआ कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन अब जहां पे कैलकुलेशन नहीं आसान होना है फिर भी वहां पे तुम टेक्नोमेट्री लगा रहे हो, है ना। हर केस में थोड़ी होता है। अब हर एक रोग की अलग अलग दवा होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में तुम टेक्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, मतलब हर एक ट्रिंगल के क्वेश्चन में तुम टेक्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट घुसा दो। उसके लिए कुछ अलग अप्रोचेज भी, उसके लिए थोड़ा सोच लो, अपना काम बन जाएगा। अपना काम बनाने से मतलब है कि टेक्नोमेट्री अप्लाई करने से मतलब है नहीं। जब तक तुम्हारा माइंड 4 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो चारों डायरेक्शन में चलना चाहिए, एक डायरेक्शन नहीं कि नहीं हम तो वही वो है ना, लीक के फकीर हो गए, लकीर के फकीर बोलते हैं ना उसको, लकीर के फकीर बनना। तो वही हुए, जो लीक चली जा रही है उसी के ऊपर हम चलते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। अब जिन बच्चों को ये ना समझ में आया वो क्या करें, टेक्नोमेट्री खेल से करो। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ये क्या है, हम इस ट्रायंगल को साफ साफ बना लें एक बारी, हाँ बना लें, चलो बनाते हैं। ये क्या था, एक ट्रायंगल था अपने पास, इस ट्रायंगल में एक वैल्यू ऐसे थी, एक वैल्यू ऐसे थी। ये था सर 6 मिनट लग रहा था इसमें। ये था अपने पास 30 डिग्री, ये था अपने पास 60 डिग्री, इसकी हाइट h थी, ठीक है। हमें फाइंड करना था इतना टाइम कितना लगेगा, इतने में टाइम कितना लगेगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब टाइम निकालने के पहले लेकिन कुछ बंदे बोलेंगे कि सर आप ये तो टाइम है, इसको पहले डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अगर आपकी मर्जी हो बाबू, एक्स लेट कर लें डिस्टेंस, चलो ठीक है, इतना एक्स लेट कर लें, इतना क्या लेट कर लें, वाई लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस चलने में उसको 6 मिनट चल रहे हैं लग रहे हैं, वाई डिस्टेंस चलने में उसको कितने टाइम लग रहे हैं उसको हमें पता ही नहीं, इसको हम समझ लें टी टाइम लग रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर इतना डिस्टेंस हम निकालना चाहें, सर जो इतना डिस्टेंस आएगा वो y है और इतना डिस्टेंस जो है वो x है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। tan क्या निकालें, tan से निकालें, बिल्कुल सर जी tan से निकालिए। बड़े वाले ट्रायंगल में करें, बिल्कुल करिए सर। बड़े वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो tan क्या आएगा, tan 30 डिग्री आएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या सर, परपेंडिकुलर मतलब हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस मतलब क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर जब ये आ गया तो हम एक वैल्यू और कैलकुलेट कर सकते हैं सर, क्या, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 मतलब h अपॉन वाई प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे अगर h की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे, h की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या h की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो क्या आएगा अपने पास, y प्लस एक्स अपॉन में √3, ये आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दो। सेकंड में क्या करना है सर जी, सेकंड में आपको करना है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर मतलब h अपॉन बेस मतलब x, सॉरी y लेट किए हैं, कि नहीं किए हैं, ये h है, पता लगे तुम लोग क्या बोलो 4 मान लो, है ना। तो tan 60 डिग्री सर जी √3 होती है, √3 h अपॉन y हो जाएगा। अगर h की वैल्यू बात करें तो यहाँ पे इस केस में आएगा क्या, y/√3। अब जब y/√3 इधर आ गया तो हम एक काम करते हैं, इस y/√3 का अगर h की वैल्यू इसमें रखते हैं, वैल्यू रख देते हैं, पुटिंग कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया y/√3 इज इक्वल टू y प्लस एक्स अपॉन √3। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बिल्कुल आसान है। अब जरा देखना ध्यान से, √3 इधर जाके सर जी क्या हो जाएगा, √3 इधर जाके हो जाएगा 3y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3y, और इधर बना y प्लस एक्स। एक इधर y जाके माइनस हो जाएगा, क्या बना, एक y इधर जाके जब माइनस हो जाएगा सर जी 2y बना, और 2y इज इक्वल टू क्या बना x। और यहाँ पे अगर हम रेशियो की बात करें, जो y की वैल्यू y अपॉन x आया, जो y अपॉन x आया वो क्या आया सर जी, जो y अपॉन x आया वो आया 1/2। मतलब अगर x 2 यूनिट है तो y 1 यूनिट होगी, x 2 यूनिट है तो y 1 यूनिट है। तो एक्चुअल में 2 यूनिट चलने में कितना टाइम लग रहा है सर जी, फिर से वही काम आ गया कि 2, ये रेशियो आ गया ना, रेशियो जब आ गया तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर x की डिस्टेंस अगर 2 है तो y की डिस्टेंस 1 यूनिट है। अगर x चलने में 2 सेकंड ले रहा है तो y चलने में 1 सेकंड लेगा। अच्छा ये बताओ, अगर 2 सेकंड ले रहा है, 2 की वैल्यू कितनी दी है, 2 की वैल्यू कितनी दी है बाबू, 2 की वैल्यू दी है आपके पास, ये सीधे बात करो, x की अगर 2 डिस्टेंस है, तो 2 डिस्टेंस चलने में उसने 6 मिनट लिया, 2 डिस्टेंस चलने में उसने
6 मिनट लिया, तो ये बताओ एक डिस्टेंस चलने में कितना मिनट लगेगा बाबू? 3 मिनट, सीधी बात। तो देखो ये वैल्यू कैलकुलेट हो रही इतने टाइम बाद, इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में तुम वही कर रहे हो, y प्लस एक्स की रेशियो तुम 3 ही कैलकुलेट करोगे, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो हम पहले ही बता दिए थे कि अगर x की जो वैल्यू है कंप्लीटली वो 3 आएगी, पूरा 30 डिग्री वाले पे क्या आता है 3 आती है, और 60 डिग्री पे आता है 1, बात तो वही हुई, है ना। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को स्लोली देखना, पक्का अच्छी तरीके से आएगा। एक एक लाइन क्लियर किया हूँ। आज के लिए इतने रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, है ना, क्योंकि कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 बाकी है, अभी 12, मतलब अभी 5-6 क्वेश्चन है। तो सेकंड पार्ट में ये एक वीडियोज़ और आएगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मॉडरेट लेवल आपका खत्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट आएगा, उसमें ये चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर लेके आएंगे आपका थोड़ा टफ लेवल अगर आपका मन होगा तो करना, नहीं तो भाई मत करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके एग्जाम में यही 2 पार्ट से आएंगे, एक इजी लेवल, एक मॉडरेट लेवल, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मन ना हो तो मत करना, ठीक है। वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, है ना। चलो यहाँ इतना ले लिए और ये इतना ले लो, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।